कक्षा 10 भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत भाग 2। इस पुस्तक का अध्याय 2 वन और वन्य जीवन संसाधन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का भाग 3 आज आपके सामने। भाग 1 और भाग 2 हम पहले ही कर चुके हैं। भाग 1 में हमने आपको जैव विविधता और संरक्षण की दृष्टि से पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण कराया, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन से ऐसे प्राणी हैं या कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं और कौन से ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। भाग 2 में हमने आपको उन कारकों के बारे में बताया जो वनस्पति जात और प्राणी जात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण इनकी संख्या कम हो रही है। इसके अलावा भाग 2 में हमने आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी बताया है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था और कैसे इस प्रोग्राम को चलाया गया और बाघों की संख्या को बढ़ाया गया। भाग 3 में हम वन के प्रकार, कि वन कितने प्रकार के होते हैं या वनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे और वनों से संबंधित अन्य मुद्दों को भी उठाएंगे। तो पहले वन के प्रकार जान लेते हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं। वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले में आते हैं आरक्षित या सुरक्षित वन, जिनको हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। आरक्षित या सुरक्षित वन। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन कौन से होते हैं, ये अच्छी प्रकार से जान लीजिए, क्योंकि कई बार जब आपके पेपर में आता है तो ये अर्थ स्पष्ट न होने के कारण आप उस चीज को अच्छी प्रकार से लिख नहीं पाते। कौन से होते हैं ये? जिन वनों में पशु चराना, लकड़ी काटना और कृषि करना सख्त मना होता है। सख्त मना होता है, अंडरलाइन कर लीजिए आप। इनमें ना तो पशु चरा सकते हैं, ना लकड़ी काट सकते हैं और ना ही खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो जिन वनों में पशु चराना, लकड़ी काटना और कृषि करना सख्त मना होता है, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इन वनों से हमें इमारती लकड़ी और कई अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं। तो स्पष्ट हो गया आपको कि आरक्षित वन कौन से होते हैं। उसके बाद दूसरे पर आता है रक्षित या संरक्षित वन। रक्षित या संरक्षित वन, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, ये कौन से होते हैं, इनको भी जान लीजिए। जिन वनों में कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनके साथ जिन वनों में कुछ प्रतिबंधों के साथ पशु चराने, लकड़ी काटने की अनुमति होती है, उन्हें रक्षित वन कहते हैं। दोनों में आप स्पष्ट हो गया। आरक्षित वन में आपको बिल्कुल सख्त मना होता है, ना तो आप लकड़ी काट सकते हैं, ना ही पशु चरा सकते हैं और ना ही कृषि कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले हमने आपको बताया रक्षित या जिनको संरक्षित वन कहते हैं, उन वनों में कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ पाबंदियां होती हैं। कुछ प्रतिबंधों के साथ पशु चराने, लकड़ी काटने की अनुमति होती है, उन्हें रक्षित वन कहते हैं। और तीसरे आते हैं अवर्गीकृत वन, इनको कहेंगे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन कौन से हैं? वे वन जो मानव की पहुंच से काफी दूर है, मतलब जहां पर आदमी का पहुंचना संभव नहीं है। वे वन जो मानव की पहुंच से काफी दूर हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के, जो अगर आप इधर जाओ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये वाले जो राज्य हैं जिनको हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में अधिकतर वन अवर्गीकृत वन है। तो तीनों वनों के बारे में आप अच्छी प्रकार से जान गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मनुष्य के लिए वन किस प्रकार उपयोगी है। आमतौर पर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के लिए वन किस प्रकार उपयोगी है। तो कैसे उपयोगी है ये? पहला उसमें है वनों से हमें इमारती लकड़ी और ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। सिंपल सी बातें हैं, आप इनको जानते हैं कि वनों से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और उन चीजों के मिलने के कारण ही वन जो है मनुष्य के लिए उपयोगी है।
तो वनों से हमें इमारती लकड़ी, जिसका आप इमारतों में प्रयोग करते हैं, तथा ईंधन, जिससे आप खाना बनाते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है। दूसरा, वनों से हमें गोंद, औषधि, जड़ी बूटियां और पशुओं के लिए चारा मिलता है, इसलिए भी वन उपयोगी है। तीसरा, वन विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, लकड़ी उद्योग है, चाहे वो प्लाईवुड इंडस्ट्री है, तो ऐसे उद्योगों को जो वन है वो कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। चौथा है वन मृदा अपरदन, जिसको हम सिंपल सी भाषा में मिट्टी का कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि इस बात को आप पहले से समझ चुके हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रखती है, उसको पानी के साथ बहने नहीं देती है। इसलिए वन जो है, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पांचवा, वन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। ये सभी बच्चों को पता है कि जितने पेड़ होंगे, पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसलिए वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रकार वन ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। छठा पॉइंट है वन बाढ़ों के प्रभावों को कम करते हैं, क्योंकि ये पानी के बहाव को कम कर देते हैं। जितने वन होंगे तो बाढ़ जो है, जब तेज गति से पानी आता है, पेड़ पौधे होंगे तो पानी के बहाव को कम कर देते हैं, जिससे बाढ़ का ज्यादा खतरा नहीं रहता है। सातवां, वन वन्य जीवों को आवास प्रदान करते हैं। जितने भी वन्य जीव हैं जो वनों में रहते हैं, उनके लिए वो उसको आवास प्रदान करते हैं। वन अगर कटते रहेंगे तो वन्य जीवों को आवास प्रदान नहीं होगा और वो गांव और शहरों की ओर प्रस्थान करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारे वनों की कटाई के कारण जो जंगली जानवर है वो शहरों और गांवों में घुसने लगे हैं। तो इसलिए वन जो है वो वन्य जीवों को, वन में रहने वाले जीवों को आवास प्रदान करते हैं। आठवां पॉइंट है वन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये नहीं है कि वन सिर्फ यही करते हैं, बहुत से लोग हैं जो वनों से रोजगार प्राप्त करते हैं। गोंद इकट्ठा करने वाले जो हैं, शहद इकट्ठा करने वाले, वो वनों में जाते हैं और शहद इकट्ठा करके लाते हैं। तो इस प्रकार वो उन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि जो शहद इकट्ठा किया जाता है वो वापस उसको लाके शहर में बेचते हैं। और नौवां है वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि वन जो है मनुष्य के लिए काफी उपयोगी हैं, जिनको इनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। वन संरक्षण के उपाय, अब वनों को बचाया कैसे जाए, क्या उपाय किए जाए जिससे वनों को बचाया जा सकता है। तो कई प्रकार के तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। पहला उसमें आता है लोगों को वनों और वृक्षों का महत्व बताया जाना चाहिए। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है वो है कि हम वर्तमान पीढ़ी को वनों या फिर पेड़ पौधों का महत्व नहीं समझा पा रहे हैं, जिसके कारण वो वनों का महत्व नहीं समझ रहे हैं और पेड़ पौधे लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो लोगों को वनों और वृक्षों का महत्व बताया जाना चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। दूसरा, गांव के लोगों की ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विकल्प ढूंढे जाने चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण गांव की जो है एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसको और ध्यान दिया जाना चाहिए कि गांव के लोग ईंधन उनको दूसरा महंगा पड़ता है, इसलिए वो वनों में जाते हैं, लकड़ी काट कर ले आते हैं तो और उस लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो गांव के लोगों की ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विकल्प ढूंढे जाने चाहिए। और वो नया विकल्प क्या हो सकता है, जैसे गांवों में बायोगैस प्लांट लगाए जाने चाहिए, जिसको हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। इससे जलाने की लकड़ी के लिए वनों पर उनकी निर्भरता कम होगी। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सभी राष्ट्रीय त्योहारों को, जो भी हम राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, चाहे वो 26 जनवरी है, चाहे वो 15 अगस्त है, फिर चाहे वो महात्मा गांधी की जयंती है, तो जितने भी राष्ट्रीय त्योहार हमारे हैं उन राष्ट्रीय त्योहारों को वृक्षारोपण से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब अर्थात राष्ट्रीय त्योहार की समाप्ति पर वृक्ष जरूर लगाए जाने चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एकत्रित होते हैं स्कूलों में। तो जहां भी स्कूल में जगह हो या जहां भी आपके आस पड़ोस में जगह हो, बच्चों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इससे भी वनों का संरक्षण किया जा सकता है और पृथ्वी को हरा भरा किया जा सकता है। चौथा है
पेड़ लगाने के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये एक क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में ही पेड़ लगाए जाने चाहिए, बल्कि पूरे बड़े पैमाने का मतलब है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पेड़ लगाने के कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। पांचवा, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, जहां पर कृषि नहीं हो सकती है, उस पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि ऐसी भूमि का भी सदुपयोग हो सके और वनों का विस्तार हो सके। इससे वनों का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है वन संरक्षण में समुदाय की भूमिका। लोगों की क्या भूमिका हो सकती है या लोग क्या भूमिका निभा रहे हैं, ये इस पॉइंट में हम जानेंगे। वन संरक्षण में समुदाय की भूमिका। भारतीय समाज में बहुत पुराने समय से ही प्रकृति की रक्षा करने का चलन रहा है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर पुराने समय से ही पेड़ों को पूजा जाता है। पुराने समय से ही प्रकृति की रक्षा करने का चलन रहा है। कुछ समाजों में विशेष पेड़ों की पूजा की जाती है, इसलिए वे आदि काल से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। आगे बताया जाएगा आपको कैसे कौन कौन से समाज हैं जो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हर जाति में, हर धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ों को बड़ा महत्व दिया गया है। फिर चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे हमने उनको देवता के रूप में पूजा है या देवता के स्वरूप के रूप में पूजा है, तो उसके पीछे वो देवता का निवास नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि प्रकृति ये सभी चीज़ों को देती है, इसलिए जो प्रकृति ने दिया है हम उसको बचा के रखें। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां, अंडरलाइन कर लीजिए, जातियों के लोग महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। आम के पत्तों की पूजा करना तो आपने हिंदू धर्म में आम चलन देखा होगा। जब भी शादी या फिर दूसरा पूजा पाठ का मौका होता है तो आपने देखा होगा आम की पत्तियों को पूजा में जरूर रखा जाता है। उसके बाद है लगभग सभी हिंदू, जितने भी हिंदू हैं या हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, पीपल और वट वृक्ष जिसको हम बड़ कहते हैं वो पवित्र मानते हैं। हमारे धर्म में इन दोनों पेड़ों को पवित्र माना जाता है। फिर जो पीपल और बड़ को और इनको काटना पाप माना जाता है। तो इस तरह से प्रकृति की हम शुरू से ही रक्षक रहे हैं। कि आप देख रहे हैं कि पूजा का दृश्य बड़ का वृक्ष है और लोग वहाँ पर कोई ना कोई एक देवी देवता का चित्र रख देते हैं या फिर उनका कोई बना के रख देते हैं और फिर उसको पूजा पाठ करना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। कारण यही है कि जो पेड़ हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए। भारत में पाए जाने वाले पावन वन प्रांतर या देवस्थान भी प्रकृति की रक्षा का एक सुंदर उदाहरण है। पावन वन प्रांतर या देवस्थान भी प्रकृति की रक्षा का एक सुंदर उदाहरण है। क्या है ये वे स्थान है जहां पर किसी देवता या किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। हमारे गाँव में चले जाइए आप तो एक क्षेत्र या एक स्थान ऐसा होगा जहां पर पेड़ पौधे उगे होंगे और हम वहां पर ये मानकर चलते हैं कि वहां पर किसी पुण्य आत्मा का वास स्थान है। तो वहां उस स्थान पर पेड़ों को काटना सख्त मना होता है। इसके पीछे भी यही मान्यता होती है कि किसी तरह से प्रकृति की रक्षा की जा सके, इसलिए इनको काटा नहीं जाता है। देश के अलग अलग भागों में इन जो ये देवस्थान है इनको देश के अलग अलग भागों में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे राजस्थान में इन देवस्थानों को वानी या केकड़ी कहा जाता है, जहां पर किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता होगा। सभी बच्चे जो गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कोई ऐसा स्थान होता है जहां पेड़ पौधे उगे होते हैं और वहां उन्होंने उसका रखा होता है नाम कि यहाँ पर ये चीज रहती है। तो राजस्थान में इन देवस्थानों को वानी या केकड़ी कहा जाता है। मेघालय में लिंगदो कहा जाता है। केरल में काव कहा जाता है तथा उत्तराखंड में थान। हरियाणा में भी ज्यादातर स्थानों पर या ज्यादातर गांवों में उनको थान कहते हैं। थान या देवभूमि आदि नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लोग भी अब देवस्थान के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं और इसे संसाधन प्रबंधन के रूप में देखने लगे हैं।
पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करते थे कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे, पुराने वाले लोग। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय संसाधनों की कमी थी। तो हमने ये नहीं समझना चाहिए कि पुराने समाज में लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते थे या सोच समझ कर करते थे, तो वहाँ उस समय प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, क्योंकि उस समय तो प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मात्रा थी। बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकृति में उनकी गहरी श्रद्धा थी और इसी श्रद्धा ने इतने युगों तक वनों को बचाए रखा। उन्हीं लोगों के प्रयत्न है या उन्हीं लोगों की प्रकृति में श्रद्धा है जिन लोगों के कारण जो वन हैं वो आज तक बचे रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी की अपेक्षा पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे वो ज़्यादा समझदार थे, प्रकृति के महत्व को समझते थे। बहरहाल हाल के सालों में प्रकृति के प्रति लगाव न रहने के कारण लोगों ने धीरे धीरे ऐसे देव स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब ये जो देव स्थान थे जहाँ पर किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता था, लोगों ने सोचा कि ये अंधविश्वास है और उन स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण ये वन स्थान जो हैं या फिर जो धान है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। भारतीय समाज में अनेकों जातियां पेड़ों के साथ साथ पशुओं को भी पवित्र मानकर उनकी रक्षा करती है। आपने अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर देखे होंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में ही उनको गिनते हैं। ये भी हमारे समाज में है कि सिर्फ पेड़ों को ही प्राथमिकता नहीं देते, बल्कि पक्षी और पशुओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में उनको भी एक विशेष स्थान दिया गया है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। वहाँ इस समुदाय के लोग इन्हें अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इनको नुकसान नहीं पहुँचाते। बिश्नोई जाति के लोग वो प्रकृति के ज़्यादा बड़े उपासक हैं। इसके अलावा इसमें भाग में एक और आंदोलन है और वो है चिपको आंदोलन। तो क्या था ये चिपको आंदोलन, इसको भी जरा जान लेते हैं। तो इससे आप स्पष्ट आपको चित्र से पता लग रहा होगा, महिलाएं जो हैं पेड़ से लिपटी हुई हैं। तो ये पेड़ों को बचाने का आंदोलन था, पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू हुआ। यह भारत का पहला पर्यावरणीय आंदोलन था। यह आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड राज्य के रैनी गांव में अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए, पर्यावरण को बचाने का पहला आंदोलन था भारत का, और उत्तराखंड राज्य के रैनी गांव में अप्रैल 1970 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे एक कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ। रैनी गांव के लोगों ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मांगी कि वो खेती बाड़ी में जो औजार होते हैं उसमें जो लकड़ी लगती है, तो लकड़ी को काटने के लिए वन विभाग को जो थोड़ी बहुत लकड़ी लगती है उनमें वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उसी वन विभाग ने खेलों का सामान बनाने वाली एक कंपनी को पेड़ काटने की अनुमति गांव के लोगों को नहीं दी, जो गांव के लोग जंगल के पास रहते थे और उनको सिर्फ अपने कृषि के औजार बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन बाद में पैसा कमाने के लिए उसी वन विभाग ने खेलों का सामान बनाने वाली एक कंपनी को पेड़ काटने की अनुमति दे दी। इससे गांव के लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। जब कंपनी का ठेकेदार अपने कर्मचारियों को लेकर पेड़ काटने के लिए गांव पहुंचा, तो गांव के आदमी काम से बाहर गए हुए थे, अतः गांव की महिलाओं ने उन्हें पेड़ न काटने की सलाह दी। लेकिन जब ठेकेदार ने महिलाओं की बात नहीं मानी, तो महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और कहने लगी कि पहले हमें काटो, बाद में पेड़ों को काटना। इसका परिणाम यह हुआ कि ठेकेदार के आदमियों को बिना पेड़ काटे ही वापस लौटना पड़ा। तो ये था चिपको आंदोलन जो 1973 में शुरू हुआ था।
चिपको आंदोलन की जननी, जो जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चिपको आंदोलन में, उसका नाम है गौराबाई, जो आप अपने स्क्रीन पर इस समय उनका चित्र देख रहे हैं। तो इनके प्रयत्नों से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये उस चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी, नाम था गौराबाई। रैनी गांव से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे गढ़वाल क्षेत्र में फैल गया, इसलिए जगह जगह पेड़ों को काटने का विरोध हुआ। परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार को कंपनी को दिया गया पेड़ काटने का आदेश वापस लेना पड़ा। धन्यवाद, नमस्कार।